हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ कंट्रोल पैनल की एक श्रृंखला में आज मैं आपको ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारी काम होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो मशीनरीज हैवी ड्यूटी वर्क्स करती हैं, जिनमें स्टार्टिंग टॉर्क की भी अपने को ज़्यादा आवश्यकता होती है, वहाँ पर प्राय ऐसे ही स्टार्टर्स काम में लिए जाते हैं। इनको ATS ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर्स भी कहते हैं, शॉर्ट में इनको ATS कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि प्राय जो 10 HP से अधिक क्षमता वाली मोटर्स होती हैं, उनमें इनका उपयोग प्राय किया जाता है। और वैसे अगर हम देखें तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर अगर बात करें तो स्टार और डेल्टा दोनों तरह के स्टेटर के कनेक्शन के लिए काम में लिए जा सकते हैं। इसकी ये खूबियत है कि अगर मोटर स्टार कनेक्टेड है या डेल्टा कनेक्टेड है, दोनों ही कंडीशन में हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर्स को काम में ले सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये भी वोल्टेज रिड्यूसिंग मेथड है। स्टार्टिंग के अंदर इनिशियली ये स्टेटर की अप्लाइड वोल्टेज को कम करता है, और जब अप्लाइड वोल्टेज कम होती है तो उसी के रेशो में करंट भी कम होती है। परिणाम स्वरूप मोटर को ओवर हीटिंग से बचाया जा सकता है। और इसकी एक खासियत ये है कि जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम लोगों को वोल्टेज रिड्यूस करना था, तो लाइन वोल्टेज का 1/√3 वोल्टेज फेज वोल्टेज का हो जाता था। उसी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि स्टार कनेक्शन के अंदर स्टार्टिंग करंट का मान 1/3 टाइम्स जो है वो कम किया जा सकता था। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है कि 1/3 ही करना पड़ेगा। यहाँ हम सेटिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट कि किस तरीके से हमारे को कितने वोल्टेज के ऊपर कितना करंट सेट करना है, या कितने करंट के लिए कितना वोल्टेज सेट करना है। परंतु साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता कितनी होती है, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क के अकॉर्डिंग हम लोग इसके वोल्टेज की टेपिंग को सेट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर्स जो होते हैं वो प्राय दो तरह के होते हैं। देखिए, ये आपको दिखाया हुआ है। ये जो है ये फिक्स टाइप के स्टैंड बाई हैं, यानी कि स्टैटिक हैं, एक ही स्थान पर पड़े हुए हैं। इनकी कॉइल्स बनी हुई हैं और इनकी ये टेपिंग्स निकली हुई हैं। देखिए आप, तो अलग अलग टेपिंग्स इसमें से निकाली जा सकती है। ये वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डिमर टाइप के ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। इसमें ये एक स्पिंडल होता है, शाफ्ट होती है, जिसके ऊपर कार्बन ब्रश लगे रहते हैं। यहाँ पे हर हर एक डिमर के ऊपर देखिए ये कार्बन बुश लगा हुआ है। तो कार्बन बुश जो है वो कांटेक्ट करता है उस टेपिंग से। इसको वेरिएक घुमाया भी जा सकता है। और घुमाने के अलावा ये जो टेपिंग्स आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये टेपिंग्स निकली हुई होती हैं। तो इनमें से डायरेक्ट हम इस टेपिंग के माध्यम से भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रोटरी टाइप का हो गया, और ये आपका सिंपली ऑटो ट्रांसफार्मर जो है आपका स्टैंड बाई टाइप का हो गया, स्टैटिक टाइप का हो गया। प्राय सर्वो स्टेबलाइजर्स के अंदर आप देखते होंगे इस प्रकार के डिमर्स काम में लिए जाते हैं। तो उसी फंडामेंटल पे हम लोग ये वाला भी काम में ले सकते हैं, परंतु इसमें एरर आने के पूरे चांसेस है। आती बात यह कि एरर कैसे आ सकती है कि जब ये स्पिंडल घूमता है, अगर घुमाया जाता है, मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, तो ये कार्बन ब्रश हो का कोई गारंटी नहीं है कि वो सेम वोल्टेज टेपिंग के ऊपर आए। थोड़ा भी मोशन या डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर जो सेल्फ ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं वो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को हमें समझना हो तो किस प्रकार से हम लोग समझेंगे। तो मैंने आपको पहले भी ये कहा है अपने पुराने वीडियो में कि किसी भी सर्किट को समझने के लिए उसका मैनुअली सर्किट अगर हम समझ लेते हैं तो बाकी सर्किट्स को हम आसानी से कर पाएंगे, ऑटोमेटिक ऑपरेशन को भी आसानी से कर पाएंगे। देखिए, ये टेपिंग्स लगी होती हैं। जैसे ये 3 फेस ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, इसकी 3 लिम्स हैं। इन तीनों लिम्ब पर ये टेपिंग्स हुई हुई हैं। तो इन टेपिंग्स में वोल्टेज की सेटिंग कर दी जाती है प्राय 50%, 60%, 70%। उसके अकॉर्डिंग उसके जो टॉर्क को भी डिसाइड कर लिया जाता है। टॉर्क की रेंज भी 25% से 34-45% ऐसे डिसाइड कर ली जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने माना कि यहाँ पे वोल्टेज की कोई टेपिंग सेट कर ली। टेपिंग सेट करने के बाद में हमने यहाँ पर एक यूज़ किया है 6PDT स्विच, यानी कि एक चेंज ओवर स्विच है जो कि 6 पोल का है, और 6 पोल और डबल थ्रू का। जैसे हम डबल थ्रू का मैंने आपको पहले ही बताया, दोनों तरफ चलने वाला स्विच है। तो अब हमने क्या किया है यहाँ पर कि जो ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है, ऑटो ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है, ये सप्लाई के पॉइंट्स को लिया है और टेपिंग के पॉइंट्स को लिया है। और यहाँ पर जो सप्लाई वाले पॉइंट है वहाँ पर हमने 3 फेज सप्लाई दे दी है, देखिए आप। और टेपिंग वाले जो पॉइंट्स हैं उनको हमने मोटर से कनेक्टेड कर दिया है।
वो मोटर चाहे स्टार कनेक्टेड हो या डेल्टा कनेक्टेड हो, हमने मोटर से उसको कनेक्ट कर दिया है। दूसरी कंडीशन कि हमने दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर दिया है ताकि पूरे के पूरे वोल्टेज, अगर ये वाला स्विच इधर कर दिया जाए तो पूरे के पूरे वोल्टेज मोटर को सेकेंडरी पोजीशन के अंदर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जब मोटर को हमारे को स्टार्टिंग करना हो निर्धारित टेपिंग पे, तो हम स्टार्ट बटन की तरफ अपने हैंडल को कर देंगे और मोटर स्टार्ट होने के बाद में हम उसको मैन्युअली रनिंग कंडीशन में, यानी कि डायरेक्ट सप्लाई पूरे के पूरे वोल्टेज आफ्टर 75 to 80% स्पीड आने के बाद में, जिसे हम फुल लोड स्पीड बोलते हैं, आने के बाद में हम रनिंग कंडीशन में मूव कर देंगे। इस प्रकार से ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में वोल्टेज रिड्यूसिंग के लिए काम लिया जा सकता है। ये देखिए मैंने आपको जो बताया है उसमें ये पैनल बने हुए हैं। इस पैनल्स के अंदर कॉन्टेक्टर के थ्रू और टाइमर के थ्रू, यानी कि टाइमर इस पोजीशन को चेंज करता है कि कितनी देर के लिए हमें टेपिंग्स पे जोड़ना है मोटर को और कितनी देर के बाद में उसको पूरे के पूरे वोल्टेज देने। इसके पैनल्स की हम आगे जानकारी हासिल करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में जब अप्रॉक्सीमेट 75 से 85% की स्पीड रेटेड वैल्यू की प्राप्त कर लेगा तो हम लोग उसको रनिंग कंडीशन या रनिंग पोजीशन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस प्रोविज़न में हम लोग चाहें तो ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन मैनुअली वाले सिस्टम में भी लग सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको कि ये मैनुअली में हम चाहें तो यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। साथ ही साथ में 9 वोल्ट कॉइल के लिए कॉन्ट्रैक्टर भी लगा सकते हैं या कोई प्लंजर स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था के अंदर आ जाए यदि वोल्टेज चले जाएँ तो। बात आती है कि अगर हमारे को किसी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को पर्टिकुलर टेपिंग पे स्टार्ट करना है तो उसको टेपिंग को हम मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम उसको ऑटोमेटिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने के लिए हमें वापस से देखना पड़ेगा। किसी भी सर्किट को समझने के लिए मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है कि आपको समझना होगा कि उसका मैनुअली सर्किट किस प्रकार से होता है। तो ये टेप चेंजर है, यहाँ पे वेरिएबल टाइप का, वेरिएक टाइप का है, घुमा फिराया जा सकता है। यहाँ पे फिक्स, ये जो एरो दिखाता है इसका मतलब ये है रियोस्टेट टाइप का है, घुमाने वाला यानी डिमर वाला ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ठीक है, पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया था उसमें फिक्स टेपिंग लगी हुई है। तो इस प्रकार से हम 6PDT स्विच से मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ पर हम चाहें तो डीओएल स्टार्टर लगाकर उस रेटिंग का प्रोविज़न कर सकते हैं, बट डीओएल स्टार्टर की रेटिंग कम होती है, इसलिए यहाँ पर हम कॉन्टैक्टर और रिले का प्रोविज़न भी कर सकते हैं, परंतु ये ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए हमें सीखना होगा कि किस प्रकार से हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, जैसा कि हमें ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग करना चाहें, वो किस प्रकार से होगा। इंडस्ट्री लाइन में इसकी उपयोगिता बहुत ही अच्छी साबित होती है। देखिए, इस प्रकार के छोटे छोटे पैनल्स के रूप में ये बनाए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी सर्किट को मैनुअली की बजाय ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड कर दिया जाए तो उसके लिए हमें सबसे पहले पावर सर्किट को समझना होगा। तो पावर सर्किट को समझने के लिए आप देखें कि यहाँ पर हमने इस मोटर को चलाने के लिए 3 कॉन्टैक्टर काम में लिए हैं। 3 कॉन्टैक्टर्स काम में लिए हैं। तो पहला कॉन्टैक्टर पूरी की पूरी सप्लाई देने के लिए, जो 3 नंबर का दिखा रहा हूँ मैं आपको, सबसे पहले मैं 3 नंबर का कॉन्टैक्टर दिखा रहा हूँ जो पूरी की पूरी सप्लाई देने के लिए लगाया गया है मोटर के साथ में। और फिर यहाँ से टेपिंग निकाल कर हमने ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई देने के लिए 1 नंबर का कॉन्टैक्टर लगाया है और 2 नंबर का कॉन्टैक्टर ये है ऑटो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने के लिए। जब ये ऑफ हो जाएगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कट जाएगी, यानी टेपिंग को सप्लाई नहीं मिलेगी, वहाँ पे सेल्फ इंडक्शन प्रारंभ नहीं होगा कॉइल के अंदर। तो ये आपको एक तरह से पहले पावर सर्किट को समझना होगा। उसका एक दूसरा रूप यहाँ पर भी है, ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको भी आप कर सकते हैं चाहे तो। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोई भी सर्किट को अगर हमें डिज़ाइन करना है तो हमें उसके बेसिक फंडामेंटल सीखने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप कॉन्टैक्टर काम में लेते हैं और उसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की प्लानिंग कर लेते हैं जो हम आगे सीखेंगे, तो आपको इस चीज़ का आभास हो जाएगा कि हम किस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस सर्किट को किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियो मैंने आपके सामने अब तक प्रस्तुत किए हैं उनमें मैंने आपको इन कॉन्टैक्टर को डिज़ाइन करना सिखाया है, इन सर्किट्स को डिज़ाइन करना सिखाया है कि किस प्रकार पावर और कंट्रोल सर्किट्स को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप उनका डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ना ये एक स्टार कनेक्टेड मोटर है। इस स्टार कनेक्टेड मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को डायरेक्ट हमने इस कॉन्टैक्टर के थ्रू सप्लाई से जोड़ दिया है। वहीं हमने एक ऑटो ट्रांसफार्मर को जोड़ा है सीधा सप्लाई से और एक कॉन्टैक्टर हमने CBS1 काम में लिया है। पर इसकी जो चेंज ओवर की जो टेप चेंजिंग वाली जो वाइंडिंग्स हैं या हमारी टेपिंग्स हैं उनको हमने मोटर से कनेक्ट किया है CBS2 से। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जब ये कॉन्टैक्टर ऑफ होगा
और ये कॉन्टेक्टर चलेगा S1 और साथ ही साथ ये कॉन्टेक्टर चलेगा, यानी ये दोनों कॉन्टेक्टर साथ साथ चलेंगे तो इस मोटर को प्रारंभ में कम वोल्टेज जितने टेपिंग पे हमने निर्धारित किए वो वोल्टेज प्राप्त हो जाएंगे। तदुपरांत जब ये दोनों कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएंगे तो हमारा ये CB मेन जो कॉन्टैक्ट है ये ऑन हो जाएगा और वो मोटर अपनी रनिंग कंडीशन के अंदर पूरे वोल्टेज में रन हो जाएगी। तो किसी भी सर्किट को समझने के लिए उसका पावर सर्किट समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपको एक और पावर सर्किट का तरीका दिखाया है और ये एक बहुत बढ़िया सर्किट है। इस सर्किट को अगर आप समझते हैं तो इसमें कंट्रोल सर्किट तो है ही, पावर सर्किट भी है, ये कंट्रोल सर्किट है, ये पावर सर्किट है, परंतु यहाँ इंडिकेटिंग सर्किट भी है। आप कहेंगे कि इंडिकेटिंग सर्किट का क्या आशय है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें इससे यह आभास हो जाएगा कि मोटर की सप्लाई यदि बंद है, ऑफ है, तो वो इंडिकेटर ऑफ का ग्लो हो जाएगा, ऑन है तो ऑन का रेगुलर ऑन रहेगा। अगर मोटर ट्रिप हो गई है किन्हीं कारणोंवश तो CCR रूम के अंदर इंडिकेटर मिल जाएगा कि भाई मोटर बंद हो गई है। क्योंकि देखिए प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि मोटर तो बहुत दूर ऑपरेट हो रही होती है। जैसे मैं अगर बात करूं किसी सीमेंट प्लांट की, तो उस सीमेंट प्लांट के अंदर कन्वेयर लगा होता है दूर, पर कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम CCR रूम जो कहलाता है, वहाँ ऑपरेटर बैठा हुआ क्या ज्ञात करेगा कि वह मोटर बंद हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये एक इंडिकेटर ऑपरेटर के पास में लगा रहता है और ऑपरेटर को यह आभास हो जाता है कि ये इंडिकेटर ग्लो हो गया, अर्थात हमारी मोटर ओवरलोड फॉल्ट के कारण बंद हो गई है। तो चलिए हम देखते हैं पहले इस सर्किट को किस प्रकार से डिज़ाइन किया है। ये भारी भरकम सा सर्किट जो आपके सामने प्रस्तुत है अभी आपको बड़ा विकट सा नज़र आ रहा होगा, परंतु मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा तो इसके एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस सर्किट को आप पहले समझें, बार बार आप इसको होल्ड कर कर बनाएं, ट्रेस करें और इसकी प्रैक्टिस करें और फंडामेंटली समझें कि अगर ये एक चीज़ ऑफ होती तो दूसरी किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सर्वप्रथम हम इसके पावर सर्किट का अध्ययन करना चाह रहे हैं। देखिए आप, ये यहाँ पर R, Y, B और N तीन फेज़ और एक न्यूट्रल सप्लाई दी गई है। न्यूट्रल दिया है कंट्रोल सर्किट और इंडिकेटिंग सर्किट के लिए। पहले हम बात करते हैं पावर सर्किट को। यहाँ पर मेन स्विच लगा हुआ है SW और साथ में ये फ्यूज़ लगे हुए हैं। ये फ्यूज़ कार्डियस फ्यूज़ हो सकते हैं। देखिए यहाँ रीवायरेबल फ्यूजेस हमें काम में नहीं लेने होते हैं, पर फ्यूज़ का ज़माना गया, आजकल हम काम में लेते हैं MCB या MCCB। साथ ही साथ में यहाँ हमने एक CT लगाई है जिसे हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। साथ में उसके साथ में एक स्विच या पुश बटन स्विच लगाया है। CT की एक वाइंडिंग को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में हमें एमीटर लगाया है। एमीटर लगातार कार्य ना करे इसके लिए पुश बटन या स्विच लगा होता है कि जब हमें करंट नापनी हो तभी इसके अंदर करंट प्रवाहित हो, अन्यथा ये ओवरहीट होने के चांसेस रहते हैं। हम इसी प्रकार यहाँ पर वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। अब देखिए आप, यहाँ पर 3 फेज़ की सप्लाई कॉन्टेक्टर C2 के अंदर आई है। ये C2 कॉन्टेक्टर किस प्रकार का है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। और ये C3 कॉन्टेक्टर है और ये C1 कॉन्टेक्टर है। साथ में हमारा ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर की टेपिंग्स यहाँ पर निर्धारित की हुई हैं। मल्टीपल टेपिंग्स के लिए हमें मल्टीपल कॉन्टेक्टर काम में लेने होंगे। यहाँ पर इस एक टेपिंग के लिए हमने एक कॉन्टेक्टर सर्किट काम में लिया है। ओवरलोड कॉइल को साथ में लगा दिया गया है जो ओवरलोड रिले का कार्य करेगी। ओवरलोड रिले को हमने इस डेल्टा कनेक्टेड मोटर के साथ में जोड़ दिया है। तो यह आपका पावर सर्किट था जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब बात आती है कि 3 कॉन्टेक्टर C1 और C2 और C3 जो काम में लिए हैं, इनके साथ में इनके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स भी हैं। तो हम बात करते हैं इस C1 की। तो अब आप इस सर्किट के अंदर देखिए कि इस C1 के अंदर ये एक NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये एक NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है और एक C1 का कॉन्टैक्ट इसके अंदर हमारा ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के साथ में लगा सकते हैं हम चाहें तो। परंतु अगर आप चाहें कि हमें और प्रोविज़न चाहिए, देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को बढ़ा सकते हैं अगर हम चाहें तो। हम चाहें कि हमें मालूम पड़ जाए कि ये फ्यूज़ उड़ गए हैं तो हम फ्यूज़ के लिए भी जो फ्यूज़ यहाँ लगे रहते हैं या कॉन्टेक्टर सर्किट का फ्यूज़ लगा रहता है कंट्रोल सर्किट का, तो हम एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वहाँ भी लगा सकते हैं। परंतु अभी यहाँ पर इस C1 कॉइल के साथ में केवल 1 NO और 1 NC कॉन्टैक्ट लगाया गया है। देखिए ये 1 NC, ये 1 NO, तो 1 NO और 1 NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वाला ये कॉन्टैक्टर है। बात करते हैं C2 की। तो ये C2 कॉन्टैक्ट जो है 3 फेज़ का, इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ये देखिए एक NC, एक NO, फिर एक NO और फिर हम देखेंगे यहाँ पर इसका एक कॉन्टैक्टर और है।
C2 एक NC हो गया और 2 NO, यानी कि ये कॉन्टेक्टर हो गया आपका 2 NO 1 NC। देखिए C1 का भी एक कॉन्टेक्ट जो मैं आपको ऑफ सप्लाई के लिए कह रहा था वो यहाँ लगा हुआ है। ये जो ये आपका ये NC प्रकार का है, परंतु हम पैरेलल में चाहें तो फ्यूज़ के पैरेलल में लगा सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट CF के फ्यूज़ में। अब आप देखिए C3 की बात करते हैं। अब अगर हम C3 की बात करते हैं तो C3 के भी हमारे कॉन्टेक्ट ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 2 NC और एक NO प्रकार का कॉन्टेक्ट ऑक्सिलरी प्रकार का इसके अंदर हो गया। अब हम इस सर्किट को समझते हैं। सिंपली बेसिक फंडामेंटल आपको मैंने जो पहले बताया था कि जिस प्रकार हमने एक DOL स्टार्टर की डिज़ाइनिंग की थी, जो सर्किट DOL स्टार्टर का समझ में आ गया तो समझिए कि आप और सर्किट्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। हमने एक सप्लाई का कोई फेज़ का वायर हमने CF फ्यूज़ के थ्रू लिया और यहाँ ओवरलोड कॉइल के कांटेक्ट में लगा दिया, ओवरलोड रिले के कांटेक्ट में लगा दिया OCR के अंदर। अब आप देखिए अब तक जो अपन ने सर्किट्स में जो पूर्व में अध्ययन किए हैं उनमें हमने OCR यानी कि ओवरलोड कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो वो हमने NC प्रकार का ही लिया था, परंतु यहाँ आपको एक NO एक NC प्रकार का कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है, यानी कि ये कॉन्टैक्टर 1 NO और 1 NC का है। यानी कि जब ये रिले ऑपरेट नहीं हो रही है तब तक तो ये NC नॉर्मली क्लोज रहेगा और इस सर्किट को सप्लाई देगा, परंतु जैसे ये रिले में ओवरलोड फॉल्ट आ गया तो ये ऑपरेट होकर ये इधर कॉन्टैक्ट कनेक्ट हो जाएगा और परिणाम स्वरूप आप देखिए ये सर्किट ऑन हो जाएगा। ये देखिए आप इस सर्किट को ऑन करने से क्या होगा कि यहाँ इस सर्किट में सप्लाई मिल जाएगी और ये सर्किट की सप्लाई यहाँ आने से ये इंडिकेटर को न्यूट्रल मिल जाएगा और न्यूट्रल मिलने से ये इंडिकेटर ग्लो होने लग जाएगा। तो CCR रूम के अंदर बैठे हुए ऑपरेटर को ये बात मालूम पड़ जाएगी कि ओवरलोड की वजह से हमारी मोटर में फॉल्ट आया है और वो मोटर बंद हो गई है, तो वो उसको रीसेट करेगा या लोड को कम करेगा। अब बात करते हैं हम ओवरलोड कॉन्टैक्ट से सप्लाई गई पुश बटन में जो स्टॉप के लिए लगा रहता है, और ये पुश बटन हम चाहें तो रिमोट कंट्रोल सर्किट जो मैंने आपको मेरे एक वीडियो में पूर्व में बताया है उन वीडियो के आधार पर हम रिमोट कंट्रोल सिस्टम भी कर सकते हैं। तो ये स्टॉप कंट्रोल सर्किट जो है ये यहाँ पर हमने रेड कलर का पुश बटन लिया है NC प्रकार का, और ग्रीन कलर का पुश बटन लिया है हमने NO प्रकार का, सेम DOL स्टार्टर वाला फंडा। और यहाँ हमने बीच में एक कॉन्टैक्ट C2 लगा दिया जो NC प्रकार का है जो अपने में से करंट को जाने देगा, और C1 कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिली न्यूट्रल से। ये कॉन्टैक्टर हमारा रिटर्न हो गया और रिटर्न होने की वजह से ये सर्किट पूरा हो गया। तो अब आप देखिएगा कि इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को हमने C1 को इस C1 के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को हमने इसके पैरेलल में लगा दिया है और उसके साथ में C2 के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को जो NO प्रकार का है वो साथ में लगाकर हमने C3 के साथ कनेक्ट कर दिया जो कि NC प्रकार का है। इनका कनेक्शन हमने C2 कॉइल से कर दिया है और यहीं पे हमने एक टाइमर को जोड़ा है और टाइमर के साथ में टाइमर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है जो TDR रिले हमारी जो है उसका TDRC कॉन्टैक्ट है, एक NC और एक NO। तो ये NO है और ये NC है। NO को हमने इसके साथ में C3 कॉइल के साथ में जोड़ा है और इसको हमने C2 के साथ में जोड़ा है। अब देखिए ये किस प्रकार से कार्य करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने पुश बटन ऑन किया तो पुश बटन ऑन, आप कल्पना करते जाएँ कि ये पुश बटन ऑन किया हमने, इस पुश बटन को ऑन करने के बाद में ये सप्लाई यहाँ से सीधी यहाँ आई और यहाँ आने के बाद में C1 कॉइल एनर्जाइज हुई। C1 कॉइल एनर्जाइज होने के साथ में ये सर्किट ऑन हो गया और ये सर्किट ऑन होने से ये ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाई का ये कॉन्टैक्ट बन गया, परंतु साथ ही साथ क्या हुआ ये सप्लाई यहाँ आकर, क्योंकि ये एक NC सर्किट था, नॉर्मली क्लोज सर्किट था, और उसने सप्लाई C3 को भी दे दी और C3 की रिटर्न न्यूट्रल में आ रही है। परिणाम स्वरूप C3 जो है वो भी एनर्जाइज हुआ और ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। तो इन दो कॉन्टैक्टर के ऑन होने की वजह से ये चार्ज हो गया, यानी कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर था ये चार्ज हो गया। परिणाम स्वरूप इसकी जो ये कॉइल्स हैं इनकी जो टेपिंग्स हैं उसके द्वारा मोटर को कम वोल्टेज की सप्लाई जितने पे हमने सेट किया वो मिलना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि इस अवस्था के अंदर C2 को कोई भी सप्लाई नहीं मिली है और यह C2 ऑफ कंडीशन के अंदर ही है, क्योंकि C2 के साथ में ये हमने देखिए टाइमर का ऑफ वाला कॉन्टैक्ट लगा रखा है। तो C2 को कोई सप्लाई नहीं मिलेगी और परिणाम स्वरूप ये सप्लाई हमारी इस प्रकार से यहाँ आकर इस प्रकार यहाँ से जाकर यूँ मोटर को मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हमारा टाइमर क्या कर रहा है। जो टाइमर हमने TDR लगाया है उसमें टाइम सेटिंग की हुई होती है। उतनी सेटिंग टाइम के बाद में ये अपने कॉइल को एनर्जाइज कर लेता है और परिणाम स्वरूप जैसे ही इसकी कॉइल एनर्जाइज होगी ये कॉन्टैक्ट जो नॉर्मली क्लोज था ये ओपन हो जाएगा और जो ओपन था वो क्लोज होगा, पर
की वजह से C3 की सप्लाई कट जाएगी, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर को मिलने वाली सप्लाई अब बंद हो जाएगी। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में सप्लाई ना जाकर C2 कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और परिणाम स्वरूप अब ये सप्लाई अब इस प्रकार से प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि उस अवस्था में सप्लाई अब पूरे के पूरे वोल्टेज मोटर को मिलने प्रारंभ हो जाएंगे और ये C2 का टाइमर सर्किट ऑन हो जाएगा। देखिए बात एक और देखें आप साथ ही साथ में कि ये जो C2 था, इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो नॉर्मली ओपन था, तो उसने प्रारंभ के अंदर क्योंकि वो ऑपरेट हुआ तो उसने सर्किट को ऑन कर दिया और ये यहाँ ऑफ होने की वजह से इसको सप्लाई अब इस प्रकार से मिलने लग जाएगी C2 को। तो अब इस अवस्था के अंदर ये अपनी, क्योंकि C2 कॉन्टैक्टर अब ऑफ हो गया है, ये अपनी पोजीशन में यूँ आ जाएगा और C3 अपना ऑन रह जाएगा। तो अब ना सप्लाई C2 को इसके द्वारा मिलेगी, ना ही ये सप्लाई इसके द्वारा मिलेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा एक ऑटो ट्रांसफार्मर का ऑपरेटिंग सिस्टम हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं इस टाइमर की हेल्प की वजह से। अगर बात करते हैं अब इंडिकेटिंग सर्किट्स की, तो इंडिकेटिंग सर्किट के अंदर हमारा ये C2 और C3 और ये C1 हमारा इसके साथ में ऑफ पोजीशन में है। तो जब C1 हमारा नॉर्मली क्लोज है तो सप्लाई पूरी की पूरी दिखाएगा, परंतु उस अवस्था के अंदर C3, जब C3 कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा तो यहाँ की सप्लाई भी ऑफ हो जाएगी। इधर देखिएगा आप कि यहाँ हमने दो कॉन्टैक्टर लगाए C2 और C3, तो इधर की पोजीशन के अंदर जब मोटर ऑन अवस्था में, पहली अवस्था में है, तो ये सर्किट ऑन होकर इस इंडिकेटर को सप्लाई मिलेगी। जब मोटर अपनी C3 वाली कंडीशन में, तो ये सप्लाई यूँ मिलेगी और जब C2 वाली कंडीशन के अंदर तो सप्लाई इसको यूँ सीधी सीधी सप्लाई मिल जाएगी। तो परिणाम स्वरूप हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि मोटर ऑन है। यही मैंने आपको बताया कि अगर ओवरलोड फॉल्ट आता है, यानी कि निर्धारित क्षमता से अधिक क्षमता की धारा मोटर में प्रवाहित होती है या लोड ज़्यादा होता है, तो ये ओवरलोड रिले एक्टिव होकर ये सर्किट पूर्ण कर इस इंडिकेटर को सप्लाई देकर सर्किट को तो काटती ही है, मोटर की सप्लाई को तो काटती है, साथ ही साथ इंडिकेटिंग भी कर देती है कि भाई मोटर इस कारण से ट्रिप हुई है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये सर्किट जो एक विकट सा प्रारंभ में दिख रहा था वो अब आसानी से समझ में आया होगा। आपसे अनुग्रह मेरा यही है कि इसको बारंबार एक बार ट्रेस करें, बनाएं, क्योंकि यह ना केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्टूडेंट्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए का बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, बल्कि मेरा मानना है इंडस्ट्री में काम करने वाले हर टेक्नोक्रेट्स जो इसको ऑपरेट करते हैं या ऑपरेटर होते हैं, साथ ही साथ में वो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें इसका काम करना है, उनके लिए सर्किट्स फॉल्ट फाइंडिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बात करते हैं कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं। तो पहला है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी है। हम चाहें तो टेप चेंजिंग के माध्यम से, इसमें टेप्स होते हैं, तो 50%, 65%, 80% पे हम फुल लाइन वोल्टेज का परसेंटेज देकर हमारे स्टार्टिंग टॉर्क को सेट कर सकते हैं 25%, 42%, 64% एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। स्मूथनेस तो इस प्रकार के स्टार्टर्स में होती ही है। वोल्टेज की रिड्यूसिंग मेथड के साथ साथ इसमें करंट का भी रेशो प्रोपोर्शनली चलता है और ये काफ़ी वियर एंड टीयर लॉसेस को भी बचाता है और साथ ही साथ इसमें स्मूथनेस रहती है। परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। अलग अलग वोल्टेज पे करंट की सेटिंग भी उसी अकॉर्डिंग हो जाती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना टॉर्क जनरेट कर पाता है। तो इस प्रकार हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को अधिक क्षमता की मोटरों के लिए ज़्यादा प्रयुक्त करते हैं क्योंकि इनकी स्मूथिंग ऑपरेटिंग है। प्राय इनका उपयोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, प्राय 10 HP से ज़्यादा की मोटर्स के लिए ये सूटेबल होता है। तो समर्सिबल पंप या हमारे जो पंप हाउस होते हैं, जो हमारे पावर प्लांट्स पर लगे रहते हैं, या हम माने कि जो डैम्स वगैरह होते हैं उन पे लगे रहते हैं, वहाँ मोटरों के ऑपरेटर के लिए ये बूस्टिंग पंप करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, या केमिकल प्लांट में इंडस्ट्री के अंदर जो मिक्सर ग्राइंडर्स वगैरह लगे रहते हैं उनको मिक्सिंग करने के लिए हैवी लोड की आवश्यकता होती है, यानी और सेंट्रल AC सिस्टम के अंदर जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को हमें कंट्रोल करना होता है वहाँ पर हम इनको काम में ले सकते हैं। इनको ब्लोअर और फैन के रूप में बड़ी बड़े हवा के झोंकों को फेंकने के लिए काम में लिया जा सकता है। ऑयल मिल, सॉल्वेंट प्लांट, पेपर मिल, शुगर मिल और हैवी इंडस्ट्री में लाइक सीमेंट प्लांट, जो मैंने आपको बताया कि कन्वेयर के अंदर जब बहुत ही अधिक टन का बहुत बड़ा लोड हमें ट्रांसफ़र करना होता है तो वहाँ पर हम इस प्रकार के ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, जिन्हें हम ATS स्टार्टर कहते हैं, के रूप में काम में ले सकते हैं। बेसिकली ये सब पैनल के ऊपर स्थापित होते हैं और उन पैनल को समझना अपने आप में एक कला है। तो अगर आपने इस कला को सीख लिया तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। यदि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि अब मेरे जो वीडियो मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा वो आपके लिए
इलेक्ट्रिकल स्किल्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। साथ ही साथ हम ये सीख पाएंगे कि किस प्रकार बेसिक फंडामेंटल हमारे क्लियर हो रहे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।